Hello viewers, welcome to the lecture series of classification of elements and periodicity in their properties. In the last class, we discussed isoelectronic series and later we were studying ionization enthalpy. Let us quickly recall what we have studied till now in these two topics. तो सबसे पहले हमने पढ़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज तो व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज? ऐसी सीरीज जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहे सेम, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सॉरी उल्टा लिख दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट। तो दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। ओके, उसके बाद फिर हमने स्टडी किया आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? कि कोई भी आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक है, अब उसमें से आप कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी जो आपको जरूरत पड़ेगी उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब पहला इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि समझते हैं कि जैसे कि ये हमारा आ गया न्यूक्लियस, ये आ गई उसके आसपास की शेल्स, ठीक है, तो ये आ गया आपका न्यूक्लियस और ये आ गई शेल्स। इस शेल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन फील्ड है लाइक दिस, दीज आर आवर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फील्ड है और ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन है सपोज। ठीक है, अब इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर हमने कितने इलेक्ट्रॉन बनाए हैं? दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 10 13 13 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हमने। ठीक है, इसमें 13 प्रोटॉन्स है मान लेते हैं हम। हम्म, अब हम चाहते हैं कि इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी और एटम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? आउटर मोस्ट शेल से, वैलेंस शेल से, जो सबसे बाहर की जो शेल है उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अपना। इस इलेक्ट्रॉन को हम कुछ एनर्जी देंगे तो दैट कि ये जो इसके साथ का जो बॉन्ड है ना, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, वो टूट जाए और इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर आ जाए। हमें इतनी ये काम करने की जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। सिमिलरली अगर आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना है तो फिर आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी, बट इस बार अलग चीज क्या है कि भाई जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 13 प्रोटॉन्स हो गए। तो अब ईच इलेक्ट्रॉन पे एक पहले से ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। इट्स सेम लाइक कि 13 बच्चे हैं, 13 चॉकलेट्स हैं, सबको एक एक चॉकलेट दे दी, बट अगर मैं चॉकलेट 13 ही रखूं बट बच्चों को कम कर दूं, 12 कर दूं, तो हर बच्चे को एक से ज्यादा चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, एक से थोड़ी ज्यादा मिलेगी। मतलब अब ये सेम काम इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है कि अब हर इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मिल रहा होगा और उसे निकालना अब और भी ज्यादा क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। इसीलिए अब आपको इस इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो इसको आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी। सिमिलरली थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल में जो एनर्जी जरूरत होगी वो कम होगी सेकंड से और सेकंड कम होगी थर्ड से। ठीक है, ये तो थी बात इसकी। और फिर हमने बात की थी फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे आयनाइजेशन पोटेंशियल इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा फैक्टर था नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स मतलब कि भाई जितने ज्यादा शेल्स होंगे उतना ज्यादा एटम का साइज बढ़ जाएगा और उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए इलेक्ट्रॉन निकाल पाना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि भाई जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अच्छे से बाइंड होंगे और उतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इलेक्ट्रॉन निकाल पाना। तो इस तरह से फिर हमने पढ़ा शील्डिंग इफेक्ट, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड।
देन वी स्टडी पेनिट्रेशन पावर। तो ये तो थे मेजर जो हमने फैक्टर्स को स्टडी किया। उसके बाद फिर हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अलॉन्ग पीरियड हमने ये देख लिया था कि भाई लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा साइज क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है। साइज छोटा हो रहा है तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा, मतलब कि आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से, डी ब्लॉक वाले। तो लेट अस फर्स्ट write it down, then I will explain. In transition elements, the value of ionization potential, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आयनाइजेशन पोटेंशियल का, आयनाइजेशन पोटेंशियल हैज वेरी लिटिल इंक्रीज ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो चेंज आएगा, जो इंक्रीज आएगा, वो बहुत कम होगा। क्यों होगा कम? Because the outermost orbit remains the same, but electrons get filled up in n-1d orbitals, resulting in very slight increase in values of ionization potential. तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे अलोंग पीरियड, तो आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर बहुत कम चेंज आएगा, मतलब बहुत कम इंक्रीज आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो सेम रहती है, बट जो इलेक्ट्रॉन है आपके वो n-1d ऑर्बिटल में फिल होते रहते हैं। ठीक है, कि जो मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसमें लास्ट में क्या आ रहा है, n-1 शेल में क्या आ रहा है, 4s 5s ऐसे आ रहे हैं, तो उसमें चले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स फिर। तो इसीलिए, सॉरी हाँ, n-1 d ऑर्बिटल रिजल्टिंग वेरी स्लाइट इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, देन राइट इन ट्रांजिशन एलिमेंट series, in transition element series, the first ionization potential normally increases with increase in atomic number on going from left to right. Atomic number on going from left to right. But this periodicity is not uniform. Is not uniform. The value of finite potential transfer depend on the following two factors. पहला तो ये है कि भाई जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। और जो दूसरा क्या है हमारा, कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आईपी घट जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो आपकी पीरियोडिसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, और फर्क किस किस के कारण आ रहा है, दो फैक्टर्स के कारण आ रहा है मेनली, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा कौन सा है हमारा, शील्डिंग इफेक्ट। इन दोनों के कारण हमारे जो चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको अच्छे से देखें अगर, तो इन फर्स्ट ट्रांजिशन, इन द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल normally increase on going from left to right। ठीक है, कि भाई जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसमें हमारी लेफ्ट टू राइट जनरली तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट फ्रॉम Sc कैडमियम टू क्रोमियम, Sc टू Pr, बिकॉज shielding effect is much weaker in comparison to effective nuclear charge।
एक बार पूरा लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आईपी ऑफ Fe, cobalt, iron, cobalt, and nickel remains constant because shielding effect, and effective nuclear charge balance one another. The value of IP shows slight increase from U to Zn because of fully filled S and D orbital. The IP of Mn is maximum because it has maximum stability due to fully filled S and D orbital. ठीक है, ओके। सो अब इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। हम बात कर रहे हैं अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो देखो हमने क्या लिखा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं अपने? ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपने होते हैं डी ब्लॉक वाले, सारे के सारे जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे कि हम्म, सबसे पहले जैसे आ गया अपना स्कैंडियम, ठीक है, और इसके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1 4s2। इससे पहले भी होता है लेकिन अपन इतना ही लिखेंगे पहले। टाइटेनियम, इसकी होती है 3D2 4s2। फिर आती है अपनी 3D3 4s2। क्रोमियम की आती है अपनी 3D5 4s1। मैंगनीज की आती है 3D5 4s2। Fe की आती है 3D6 4s2। कोबाल्ट की आती है 3D7 4s2। ठीक है, और फिर निकल है अपने पास, कॉपर, जिंक, बस इतना ही लिखते हैं, ठीक है। 3D8 4s1। थ्री डी थ्री डी एक, आज क्या हो रहा है ये, हाँ, 3D10 4s1। और फिर आ गया अपना 3D10 4s2। देखो अब सबसे पहले हमने क्या कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनके अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आपको बहुत स्लाइट इंक्रीज आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वो किस में जा रहे हैं, n-1d ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं। अब वो देख सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ जा रहे हैं, सारे के सारे 3D1, 3D2, 3D3, 3D5, 3D5, 3D6। लगभग इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ भरे जा रहे हैं, n-1th शेल में भरे जा रहे हैं, ठीक है, ना कि वैलेंस शेल के अंदर। तो इसके कारण से बहुत ही स्लाइट इंक्रीज आ पाता है। ये आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियरली देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि भाई जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट ट्रांजिशन पोटेंशियल डबल इंक्रीज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम कैंडियम टू क्रोमियम, तो Sc टू Cr, इसकी बात कर रहे हैं। Sc टू Cr यहाँ तक की हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि Sc टू Cr हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट इज मच वीकर इन कंपैरिजन टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ से यहाँ जब हम जा रहे हैं तो हमारा शील्डिंग इफेक्ट, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो काफी वीक है इन कंपैरिजन टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके कारण से हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। बट अगर हम Fe कोबाल्ट निकल की बात करें, Fe कोबाल्ट और निकल की बात करें, तो इनके अंदर लगभग हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि रिमेन कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? ये शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज FeCO और Ni के अंदर बैलेंस कर दे रहे हैं। मतलब अब हमारी सीरीज कैसे लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज,
आयरन को कोबाल्ट निकल, मतलब इस तरह से लिखी हुई है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भाई यहां तक तो जब आप गए तब तक तो इंक्रीज किया। ठीक है, इन तीनों में लगभग कांस्टेंट ही रहा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस आउट कर दे रहे हैं। ठीक है, और जो मैग्नीज है, जो हमारा मैग्नीज है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम द उसकी मैक्सिमम है आयनिक पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा है। देखो, हाफ फील्ड है ये, हाफ फील्ड हो गया तो स्टेबल हो गया। स्टेबिलिटी कोई भी अपनी लूज नहीं करना चाहेगा। तो मैग्नीज क्या होगा, इसमें मैग्नीज में क्या दिक्कत आएगी, ये इसकी सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पोटेंशियल होगी। ठीक है, तो ये तो बात थी अपनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है कि वे स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ा। ठीक है, आयरन कॉपर निकल तक सेम रहा, और मैग्नीज में सबसे ज्यादा था। तो मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यही हम कहना चाह रहे हैं इस स्टेटमेंट के अंदर, कि भाई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है चीजें, इतनी साफ सुंदर नहीं है जितनी की चीजें लगती है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट अलोंग द ग्रुप, इन अ ग्रुप। अगर हम अलोंग ग्रुप बात करें तो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखो, अलोंग ग्रुप की अगर बात करें हम, टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं, हमारा क्या करता है, साइज इंक्रीज करता जाता है। साइज इंक्रीज क्यों करता है, कि कंटिन्यूअसली नए शेल्स ऐड होते चले जाते हैं। तो जब साइज इंक्रीज कर रहा है, और मैंने आपको बताया था कि जो साइज है वो इनवर्स रिलेशन रखता है आयनाइजेशन पोटेंशियल के साथ। साइज छोटा होगा तो आईपी बढ़ जाएगा, साइज ज्यादा होगा तो आईपी घट जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है ग्रुप के केस में, कि द आयनाइजेशन, द वैल्यू ऑफ ionization potential normally decreases on going from top to bottom in a group, because both atomic size and shielding effect increases। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन भी है एक। देखो, जहाँ आई केमिस्ट्री वहां आया एक्सेप्शन, तो इसमें एक्सेप्शन भी है हमारे पास, कि जो गैलियम है, गैलियम जो हमारा एल्यूमिनियम टू गैलियम, द आईपी रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्सेप्शन। ठीक है, अलोंग ग्रुप की बात की है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट सम एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल की। आयनाइजेशन पोटेंशियल से हमें और क्या क्या पता चल रहा है। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो ये है इसका, कि हमें ये बता देता है कि भाई जिसकी आईपी वैल्यू है उसकी रिएक्टिविटी कम है। क्योंकि भाई रिएक्टिविटी किससे डिफाइन होगी, कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कितनी आसानी से हो पा रहा है। जब भाई आईपी ही ज्यादा हो गई तो वो तो देना ही नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, कि जो भाई जो एलिमेंट्स के पास हाई आईपी है, हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हैव द एलिमेंट्स हैविंग हाई आईपी हैव लो रिएक्टिविटी। जैसे कि इनर्ट गैसेस, जितनी भी इनर्ट गैसेस है वो फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है, तो भाई वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना ही नहीं चाहेगी। तो क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी उनकी, कम हो जाएगी। ठीक है, सो एक नेक्स्ट क्या है इसका, द वैल्यू ऑफ आईपी डिक्रीज मोर ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप in comparison to period. Therefore reactivity increases and the atom forms a cation by loss of electron to bottom in a group in comparison to the ionization potential decrease more। मतलब जो डिक्रीज है वो टॉप टू बॉटम जाने में ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू पीरियड।
तो जो रिएक्टिविटी हो रही है वो इंक्रीज कर रही है और हमारा एलिमेंट आराम से कटायन बना लेगा। नेक्स्ट इसका इम्प्लीकेशन है एलिमेंट विद लो आईपी रेडियली lose electron and thus behave as strong reducing agent। कि जिन एलिमेंट्स के पास लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, ऑब्वियस सी बात है, जिसके कारणवश वो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। एंड वन मोर थिंग इज कि एलिमेंट विद लो आयनाइजेशन पोटेंशियल radially lose electron and thus exhibit greater metallic properties। ठीक है, let us now solve couple of questions, get some idea, better concept, example। तो हमारे पास सबसे पहले है which of the following should be order of increasing value of second ionization potential 36N7O8, ये करंट F9, ये चार हमें दिए। कार्बन में होते हैं हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p, ठीक है। फिर आया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास होते हैं हमारे कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। फिर आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन, उसमें होते हैं हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p4। और फ्लोरीन जिसके पास है 9 इलेक्ट्रॉन्स, वो है हमारा 1s2 2s2 2p5। ये होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्या चाहते हैं कि इसका ऑर्डर जाने, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर जाने कि भाई सेकंड आईपी बनाना किसके लिए आसान होगा, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना किसके लिए आसान होगा, वो देख, वो सबसे कम आईपी होगी उसकी, और जिसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगा उसकी सबसे ज्यादा आईपी होगी, ठीक है। तो हमें सेकंड देखनी है, तो मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले ही कम कर देना पड़ेगा, मतलब P+ बनाना पड़ेगा अपने को, N+ बनाना पड़ेगा अपने को, O+ बनाना पड़ेगा अपने को, F+ बनाना पड़ेगा अपने को। तो C+ में कितने आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन, N+ में 6, O+ में 7 और F+ में 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, और ये आ गई 1s2 2s2 2p4। तो ये है अब करंट सिचुएशन। अब हमें ये देखना है कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें से अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा आसान है, वो देखना है अपने को, ठीक है। तो अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन की अगर मैं बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन देना है इसको, और एक इलेक्ट्रॉन देते ही ये काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि फुल्ली फिल्ड हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन देते ही, ठीक है। और नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, उसका कुछ खास फायदा होने नहीं वाला है। ऑक्सीजन तो भाई पहले से ही हाफ फिल्ड है, वो तो भाई बिल्कुल नहीं देना चाहेगा एक और इलेक्ट्रॉन अपना। और फ्लोरीन भी लग रहा है देखते कि भाई हाँ दे सकता है इलेक्ट्रॉन ये, क्योंकि ये हाफ फिल्ड हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद, ठीक है। तो भाई इस तरह का अपना माहौल बन रहा है सारा का सारा। तो भाई कार्बन की तो हो गई सबसे कम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देगा और सबसे ज्यादा स्टेबल बना लेगा, ओके। फिर आएगा अपना नाइट्रोजन, फिर हो जाएगा ऑक्सीजन और फिर आ जाएगा क्लोरीन। तो ये ऑर्डर बनेगा इसका, स्टेबिलिटी इसका क्या बोलते हैं, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ओके। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो अगला एग्जांपल है हमारे पास, which of the following should be the correct order of ionization potential lithium, beryllium, बोरोन एंड कार्बन, ठीक है।
तो लिथियम का अपना पास होता है, और सेकंड आईपी जानना चाहते हैं अपन। सेकंड आईपी लिथियम के पास होते हैं, Li प्लस लिखते हैं इस बार सीधा अपन। 1s2 Be प्लस कितना होगा, 1s2 2s1। B प्लस कितना होगा, 1s2 2s2। और C प्लस कितना होगा, 1s2 2s2 और 2p1। तो अब इसमें से हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा कि कौन आसानी से हमारा इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो लिथियम तो हो गया, देखा जाए तो हमारा हो रखा है फुल्ली फिल्ड। ठीक है, लिथियम हो रखा है हमारा फुल्ली फिल्ड, तो मुझे तो नहीं लगता कि लिथियम देना चाहेगा। बेरिलियम अपना हाफ फिल्ड हो रखा है, बट अगर एक छोड़ देगा तब भी वो क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। और बोरोन अपना फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, और कार्बन देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो फायदे में रहेगा। तो भाई कार्बन का देखो साइज भी बड़ा है इन कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक है, कार्बन का साइज भी बड़ा है और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने से फायदा भी हो रहा है, तो कार्बन भाई बहुत आसानी से छोड़ देगा। ठीक है, लिथियम का साइज भी छोटा है और है फुल्ली फिल्ड, तो भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहेगा, तो इसको भाई सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी। अब देखो बोरोन और बेरिलियम में देखना पड़ेगा। बेरिलियम हाफ फील्ड है और बोरोन फुल्ली फील्ड है, और साइज दोनों का सेम है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में फुल्ली फील्ड इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड। तो बोरोन ज्यादा नाटक करेगा और बेरिलियम उससे कम नाटक करेगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा कुछ इस प्रकार। एक सेकेंड, लेट्स सी इफ आई हैव डन सम मिस्टेक। ओके, हाँ, वी हैव डन मिस्टेक। इट शुड बी बेरिलियम एंड कार्बन बोरोन लिथियम। अब ठीक है, अब ठीक है इसका। बिकॉज क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो बेरिलियम है वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के स्टेबल हो जाएगा काफी ज्यादा। एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। बेरिलियम, हाइड्रोजन, Be प्लस 3, Li+2, Helium+1। ठीक है, और इसमें लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, ये मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी आपको खुद को फिगर आउट करना होगा इसका आंसर। कि भाई बेरिलियम+3, बेरिलियम+3 का मतलब हो गया कि बेरिलियम+3, वैसे बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 होंगे। तो 1s2 2s2 तीन निकालिए, मतलब 1s1, कुछ इस तरह से बनेगा। हाइड्रोजन में कितने हैं, 1s1। ठीक है, और इसके अंदर कितने हैं, लिथियम में 3 होते हैं, Li+2 में कितने, एक हो जाएगा 1s1। और हीलियम में कितना हो जाएगा, +1 में हो जाएगा 1s1। तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है बट प्रोटॉन्स अलग अलग हैं। इसमें कितने हैं, 4, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2। तो देख रहे हो इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, तो इसका सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। बट हमें तो लोएस्ट जानना है ना, तो लोएस्ट किसका होगा, सोचो जरा। हाई में चलो ये बता देता हूँ हाईएस्ट क्यों हो रहा है इसका, क्योंकि 4 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना जोर से बांध के रखेंगे ये लोग एक दूसरे को, बस यही रीजन है। अब इसी तरह से फिगर आउट करने की कोशिश करो कि लीस्ट किसका होगा। ठीक है, आसानी से कौन निकालेगा। ओके, ठीक है। अब बारी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जब भी दो एलिमेंट्स हैं और वो बॉन्डेड हैं, तो जो हमारा कोई भी एलिमेंट होगा उसकी कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, द मेजर ऑफ द कैपेसिटी और टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electrons of the covalent bond towards itself is called electronegativity of that atom। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है कि कोई भी दो एलिमेंट्स हैं हमारे, और वो अगर कोवलेंटली बॉन्डेड है, कोवलेंट बॉन्ड मतलब
एक बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो जो एलिमेंट की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका क्या मतलब है कि वो एलिमेंट उन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपनी तरफ खींच के ज्यादा रखेगा, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींच के रखेगा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So the factors affecting electronegativity. So the first factor is atomic size. तो जैसे कि एटॉमिक साइज से जैसे जैसे हमारा छोटा होता जाएगा, मतलब एटॉमिक साइज छोटा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वी कैन राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज, यानी कि अगर साइज कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। विद इंक्रीज इन साइज द फोर्सेस of attraction on valence shell electrons decrease and hence electron negativity decrease। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि भाई जिस एटम का साइज बड़ा होगा उसके अंदर क्या होगा, जो वैलेंस शेल होगा, जो लास्ट टू लास्ट शेल होगा, वो लूजली बाउंड है। मतलब वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उस शेल को महसूस होगी वो काफी कम होगी, जिसके कारण से जो बाहर के जो शेल्स हैं वो थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो व्हेन द इफेक्टिव nuclear charge is high, the nucleus will attract the shared electron with greater strength and electronegativity will be high, ठीक है। तो write it as when effective nuclear charge is high, the nucleus will attract the shared pair of shared electron with greater strength and electronegativity will be high, ठीक है। उसके बाद आती है हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड फैक्टर है अपना हाइब्रिडाइजेशन, फटाफट लिखते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एटम। सो जैसे जितना ज्यादा हमारा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। सो हायर इज एस कैरेक्टर, मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई एस ऑर्बिटल जो है हमारा न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है और वो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है न्यूक्लियस की तरफ से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। दिस इज बिकॉज एस ऑर्बिट इज नियरर नियरर टू द न्यूक्लियस nearer to the nucleus and suffers greater attraction resulting in increase in electronegativity, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, तो द electronegativity increases with increase in oxidation number because radius decrease with increase in oxidation number, okay। so electronegativity increase with increase in oxidation number because radius decrease with increase in oxidation number, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ज्यादा कहानी नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि Fe+2 Fe+3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बात ध्यान में रखने वाली है कि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि द कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं हम ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड्स, तो अगर हम बात करें अलोंग पीरियड, तो अलोंग पीरियड जैसे कि हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं तो हमारा साइज क्या होता है एटम का, वो डिक्रीज
होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। ठीक है। और अगर मैं अलोंग ग्रुप की बात करूं, अलोंग ग्रुप की अगर बात करूं तो टॉप टू बॉटम हमें ये पता है कि जो साइज क्या करता है हमारा, इंक्रीज करता है। एज फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। ओके। एक बात गौर करने वाली है, रिमार्क रिमार्क इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ inert gas, electronegativity value of inert gas is 0 because they do not form covalent bonds in period. Electronegativity of halogen is maximum, and electronegativity of alkali metals is minimum. ठीक है। तो हमने ये बता दिया कि मैक्सिमम किसकी है, मिनिमम किसकी है और जीरो किसकी है। और पूरी पीरियोडिक टेबल में एफ जो है हमारा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मैक्सिमम। एफ हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल while CS has minimum. All right, then let us see what do we have next. We have some exceptions. Exception दिमाग में रखना बहुत important है। Exception. तो पहला exception है कि Zn, Td and Hg show increase in electronegativity, En value on going from top to bottom in a group. हमने क्या पढ़ा था कि भाई जब हम अलोंग ग्रुप मूव करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। बट हमने एक एक्सेप्शन पाया कि भाई जेड एन सी डी और एच जी में जब हम टॉप टू बॉटम गए तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, बढ़ गई। ठीक है। एल्यूमिनियम टू गैलियम शो इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है। जब हम टॉप टू बॉटम गए एल्यूमिनियम गैलियम में, उनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। मतलब धोखा ही दिए जा रहे हैं। हमने तो एक पेटेड बना ट्रेंड सेट किया कि भाई जब भी टॉप टू बॉटम जाओगे आप इंक्रीज डिक्रीज करिए इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, बट जेड एन सी डी एच जी में भाई इंक्रीज कर गई, एल्यूमिनियम गैलियम में इंक्रीज कर गई। और ग्रुप 4A, ग्रुप 4A शो नो चेंज, बट शो नो चेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जब 4A ग्रुप की बात करें तो चेंज ही नहीं आया। ठीक है। ये तो होगी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सारी बातें। अब हम कुछ छोटे मोटे एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले एफ सी एल बी आर एंड आई। ठीक है। तो भाई एफ सी एल बी आर आई ये पीरियड टेबल में कैसे रखे हुए हैं, डू यू हैव एनी आइडिया? एफ सी एल बी आर आई ये हमारे 17 ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं जिसको हम हेलोजेंस भी बोलते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से रखे हुए हैं टॉप टू बॉटम ऐसे। और हमने बात की थी कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप के अलोंग तब हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज द साइज ऑफ द एटम goes on increasing. So from this analysis we can say that कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी और आयोडीन जो कि सबसे नीचे है उसकी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो दिस ऑर्डर विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके माय फ्रेंड्स,
लेट्स सी व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट। ऑप्शन है हमारे पास CH3, CH2, और फिर है हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH, और फिर है ऑल इक्वल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इस चीज को हम समझने के लिए हम यूज करेंगे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, क्योंकि हमने क्या बात की थी कि नंबर ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन था, एक एस कैरेक्टर भी था, परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो हम उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो अगर हम CH3 में देखें तो इसका इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3। ठीक है, इस कार्बन की कितनी है, sp2। एक ही बॉन्ड आएगा यहाँ पे। इस कार्बन की कितनी है, sp। तो एस कैरेक्टर देखो कितना है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर लगभग 25% के करीब है। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर 50% है, इसके अंदर लगभग 33% के आसपास है। ठीक है, तो इस तरह से डिवीजन है इनका। तो परसेंटेज एस फैक्टर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका कौन सा आंसर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। अगला एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर बॉन्ड। ठीक है, इनमें से किसकी बॉन्ड इज मोस्ट पोलर। सबसे पहला है अपना NH, सेकंड है अपना ClH, थर्ड है अपना OH, और फिर है अपना Br। तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, इस चीज को पता लगाने के लिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं अपन कि भाई हायर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इम्प्लाई हाई पोलैरिटी, हाई पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो देखो अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसमें पहले हमें देखो कि भाई टेबल में रखे कैसे हुए हैं, टेबल में किस हिसाब से रखे हुए हैं। तो देखो 14th में, सॉरी 15th में यहाँ आ गया अपना नाइट्रोजन। ठीक है, और उसके बाद 16th में आ गया अपना ऑक्सीजन, और 17th में 17th में यहाँ आ गया अपना फ्लोरीन, फिर नीचे आ गया क्लोरीन, और उसके नीचे आ गया ब्रोमीन। कुछ इस तरह का सीन बन रहा है। ठीक है, तो अब अपने को ये देखना होगा कि सबसे ज्यादा डिफरेंस किसके साथ बन रहा है। भाई हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ही छोड़ दो, अपने को हाइड्रोजन तो सब में सेम है, अपने को बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा कि मतलब जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसी के साथ तो हाइड्रोजन की आएगी डिफरेंस ज्यादा। कि भाई ऐसा समझ लो कि हाइड्रोजन की सपोज 111 है, और अब आप चाहते हैं कि भाई डिफरेंस सबसे ज्यादा आए, तो मतलब NClO Br इन पे डिपेंड करेगी, तभी तो हाई होगा। कि भाई N की हाई होगी सबसे ज्यादा, तो N और H का डिफरेंस हाई हो जाएगा बाकियों से। तो अब देखो लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, बट हम टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना हमारा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में O और H की में, वो सबसे ज्यादा होगा। तो हाई पोलैरिटी किसकी होगी, थर्ड ऑप्शन OH बॉन्ड की। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। तो मैं जस्ट लेट अस क्विकली रिकॉल कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने बात करी आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। हमने ये बताया कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐड होते जाते हैं, जिसके कारण से जो आयनाइजेशन पोटेंशियल में है उसमें स्लाइट इंक्रीज आता है, ज्यादा इंक्रीज नहीं आ पाता है।
और दूसरी बात हमने क्या देखी कि भाई जो इंक्रीज है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे पास गड़बड़ मिल रही है, एक्सेप्शंस मिल रही है। जब हम लेफ्ट टू राइट एससी टू सीआर गए तब हमारे पास एक इंक्रीज मिला आयनाइजेशन पोटेंशियल में, बट FeCO निकल में हमारे पास लगभग सेम रही आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, Cu टू Zn इंक्रीज हुई, Mn की मैक्सिमम हो गई, तो ये एक यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिली। और अलोंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज कर रहा है तो IP क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और इसमें भी बट हमारे पास कुछ एक्सेप्शन मिले कि एल्यूमिनियम टू गैलियम गए हम तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम रही। आयनाइजेशन पोटेंशियल की ज्यादा या कम होने से हमें क्या क्या पता चलता है? पहली बात हमें ये पता चलती है कि भाई अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है किसी भी एलिमेंट की तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, जैसे कि इनर्ट गैसेस। दूसरी बात हमें ये पता चली कि अगर एलिमेंट की आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है तो इट विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, एंड तीसरी बात हमें ये पता चली अगर उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है तो इट विल एग्जिबिट ग्रेटर मेटालिक प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, फिर अब हम आ गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि भाई दो एलिमेंट्स हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, मतलब उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं इसलिए वो दोनों जुड़े हुए हैं। बट जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो एलिमेंट होता है वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा सा स्लाइटली अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो जो ये फिनोमिना है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहला फैक्टर है हमारा एटॉमिक साइज। तो ज्यादा एटॉमिक साइज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रोनेट एटॉमिक साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। मतलब हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्स रिलेशन में है एटॉमिक साइज के साथ। हाइब्रिडाइजेशन और स्टेट ऑफ एटम से भी पता चलता है कि भाई जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जो कि एक हमने एग्जांपल से भी यहाँ पे क्वेश्चन में देखा कि भाई CS3 में एस कैरेक्टर कितना था, लगभग 25%। CH2 जो बॉन्ड थी उसमें 33% और CS ट्रिपल बॉन्ड CH में 50% के करीब था। तो हायर द एक्स कैरेक्टर मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीडेशन नंबर भी इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के कारण रेडियस क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज कर जा रहा है। तो जो ट्रेंड्स है वो कुछ इस प्रकार बनेंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता है। बट यहाँ पे इतनी सुंदर कहानी नहीं है, हमारे पास कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, जैसे कि Zn, Cd और Hg जो इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जबकि हमने क्या कहा था टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट यहाँ पे इन तीन एलिमेंट्स में क्या देखने को मिला, हमें इंक्रीज देखने को मिली। एलियम टू गैलियम में भी हमें एक इंक्रीज देखने को मिला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जबकि टॉप टू बॉटम हमारी बात हुई थी कि ये डिक्रीज होना चाहिए। और ग्रुप 4A में ज्यादा कुछ हमें चेंज देखने को नहीं मिला। तो एक रिमार्क ये है कि जो इनर्ट गैसेस है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करती हैं। दूसरा, हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी और अल्कली मेटल्स की लोएस्ट होगी। फ्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी और सीजियम की सबसे कम होगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे और दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। And in the next class, we will see electron gain enthalpy, chemical reactivity, and one or two more things. And with that, our unit will be over. Thank you very much.